नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। और मैं संतोष कटियार आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जिसको नाम दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से हर एक परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं। आज इस सीरीज़ के साथ साथ मैं आपके परीक्षाओं में बनने वाले तमाम प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करूँगा और आप लोग उम्मीद रखें कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को बहुत ही ईमानदारी से देते हैं और इसको अगर आप याद भी कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं। भारत की संसद एक ऐसी व्यवस्था जिससे हमारे देश का कानून चल रहा है और जिसमें हमारे देश के कानून बनते हैं, जो कि भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमारा पहला सवाल है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है। मित्रों, सभी लोग जवाब देंगे और लगातार जवाब देंगे। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? आइए, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। जी हां, आपके ब्रिटिश संविधान से भारत सरकार की संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन के संविधान में आपकी संसदीय प्रणाली दी है, हूबहू हमने उसको कॉपीराइट किया है और अपने यहां ला के थोड़ा सा संशोधन करने के पश्चात उसको लागू किया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, यानी कि संसदीय प्रकार की जो सरकार होती है जैसे भारत सरकार, उसकी एक प्रमुख विशेषता आपको बतानी है कि कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। आपको बताना है इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या होगी। आइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। जी हां, जो आपका पार्लियामेंट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उसके प्रति उत्तरदायी होती है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कथन से है आपका कि यह किसका कथन है, एक व्यक्ति और एक मत? जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, सरदार पटेल? आइए, इसका जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप प्रत्येक व्यक्ति जितने ऑनलाइन हैं सभी लोग जवाब देंगे। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। जी हां, भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक व्यक्ति और एक मत का कथन कहा गया था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको हम किस नाम से, अदर किस नाम से जानते हैं? एक महत्वपूर्ण क्या नाम है इसका व्यवस्थापिका का, वो बताना है हमको। लोकसभा, राज्यसभा, संसद, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद। जी हां, व्यवस्थापिका यानी कि संसद। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ये सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग हैं जिसमें हम व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? मित्रों, यहां आप गौर कीजिएगा, यहां पर आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपको बताना है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या लोकसभा अध्यक्ष। आपको बताना है कि संसद का अंग नहीं है। आइए, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष संसद का अंग नहीं है। अगर बात की जाए लोकसभा संसद का अंग नहीं है तो संसद का अंग क्या है? संसद के अंग की अगर बात की जाए मित्रों तो आपका राष्ट्रपति, आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो संसद का निर्माण होता है।
जैसा कि आप लोग ये बात जानते भी हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों, आज जो टेस्ट सीरीज ली गई है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहें और सभी सवालों के जवाब आप लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ दें और प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देना है। संसद के कितने सदन हैं? छठा क्वेश्चन है हमारा, संसद के कितने सदन हैं? 1 2 3 4। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, संसद के कितने सदन हैं? 1 2 3 4। आइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 सदन है मित्रों। जैसा कि आप जान रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के सदन कहलाते हैं। अगर संसद के अंग पूछे जाएं आपसे तो आप कहेंगे 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, जिसमें आपका इंक्लूड होते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बताने से पहले आपको मैं यह भी बता दूं कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। आपसे सवाल अगर पूछा जाए संसद का अभिन्न अंग तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। जी हां, बहुत लोगों के सही जवाब थे, सभी के लगभग सही जवाब थे। आप इसको लोकसभा बोलते हैं, आप इसको निम्न सदन बोलते हैं, आप इसको जनता का सदन बोलते हैं, आप इसको प्रिय सदन भी बोल सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? मित्रों, बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए कि उच्च सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा। जी हां, सभी का सही जवाब है संसद का उच्च सदन ऑप्शन बी, राज्यसभा होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा। आपको बताना है कि प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। जी हां, लोकसभा को संसद के सदन का प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो लोग पहुंचते हैं वह जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि जनता लोकसभा सदस्यों को कहीं ना कहीं से निर्वाचन द्वारा अपने मत देकर विजित करती है, जो कि पार्लियामेंट में पहुंचते हैं एक प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? मित्रों, मैंने पहले सरल सवाल रखे हैं, उसके बाद लेवल बढ़ाते हुए गया हूं आगे, तो आप लोग सभी सवालों के जवाब देंगे। स्थायी सदन पूछा जा रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा। आइए, स्थायी मतलब जिसको अंत नहीं किया जा सकता है, जिसको भंग नहीं किया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा, जिसको हम स्थायी सदन के भी नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के जो भी सदस्य होते हैं, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, इनमें से किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्रियों को, सरकार को, मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि गैर सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मंत्रियों के अतिरिक्त जो अन्य सभी सदस्य होते हैं वे गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है?
अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेषाधिकार और उन्मुक्ति की बात की गई है। आइए, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। जी हां, संविधान का अनुच्छेद 105 विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों की बात करता है, जो कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी कि हमको यह बताना है कि हमारे संसद में जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी का सदस्य नहीं होता है। वह व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग कि कौन व्यक्ति संसद के सदन का सदस्य नहीं होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। जी हां, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये दोनों ही सदन के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? मित्रों, आपको लेक्चर में यह सवाल बताया गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जवाब देंगे और सही जवाब देंगे कि प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं राष्ट्रपति महोदय संसद को, ये दोनों सदनों को। प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ए एवं बी दोनों, ना तो ए और ना तो बी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हां, चाहे आप प्रतिवर्ष तो राष्ट्रपति महोदय करते ही हैं और साथ ही साथ लोकसभा के लिए जब जब आम चुनाव होते हैं, जब जब नई लोकसभा बनके आती है, तो उसके प्रथम सत्र को संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? लोकसभा के चुनाव में मित्रों, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, दोनों में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपके लोकसभा के चुनाव में अपनाई जाती है। प्रदेश में इलेक्शंस होते हैं तथा प्रत्येक संसदीय सीट से एक व्यक्ति खड़ा होता है और विजित होके जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? किसके चुनाव में? राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद, सभी एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। आपको बताना है। आइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी में। जी हां, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य विधान परिषद हो, इसमें एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। एक एक व्यक्ति अपना अपना मत देता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकरण मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका निवासी होना चाहिए। निम्न में से या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि लोकसभा चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जी हां, यानी कि उम्मीदवार को जो शर्त के रूप में पूरा करना होता है वह है उसको
अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। कहीं का भी व्यक्ति हो, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बनारस क्षेत्र से हैं, आपका यह सही नहीं है, बाकी के आपके सभी सही हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया हो गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, उपयुक्त सभी, यानी कि कौन व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है, आपको यह बताना है। और इसका सही जवाब क्या है, जल्दी जल्दी जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं, जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सभी लोग जवाब देंगे। बहुत ही मेहनत के साथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा है आपकी सफलता के लिए। आइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जी हां, यानी कि यदि दिवालिया घोषित कर दिया जाए, यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो या चुनाव के समय अपने खर्च का ब्यौरा देने में विफल रहा हो, ऐसा व्यक्ति संसद का सदस्य बनने लायक नहीं है, वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। आइए चलते हैं, आपने काफी लोगों को देखा भी होगा मित्रों कि इलेक्शन में नामांकन के बाद उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है उनके डाटा को देखने के बाद। और वर्तमान समय में भारत सरकार वोटर हेल्पलाइन नंबर और वोटर ऐप जारी की गई है इसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। इसके द्वारा आप प्रत्येक संसद के सदस्यों के बारे में संपूर्ण ब्यौरा देख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी कि संसद के जो सदस्य हैं वह, उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, लेकिन कब समाप्त होगी आपको बताना है। कितने दिन तक बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहे, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, आपको बताना है। आइए, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, जी हां, सभी लोगों के सही जवाब थे। 60 दिन तक अगर कोई भी सदस्य संसद को बताए बिना अगर अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। जी हां, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह लेने के पश्चात संसद को भंग कर सकते हैं। और संसद में भंग होने वाली मात्र एक संस्था, एक सदन, जिसको आप लोकसभा के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि कौन सा संविधान अमेंडमेंट था कि संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन को संबोधित करता है, डिस्क्वालिफिकेशन को पूरी तरीके से बताता है। 42वां, 52वां, 62वां, 32वां। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। और इसका सही जवाब होगा 52वां संविधान संशोधन। जी हां, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो भी सदस्य हैं या विधानसभाओं से जो सदस्य हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन को क्लियर करता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? यानी कि जो भी सांसद हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित विवाद जब उत्पन्न होता है तो उस पर फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें।
इसका जवाब सही मिलना चाहिए क्योंकि आपको बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, चुनाव आयोग के परामर्श लेकर राष्ट्रपति महोदय। जी हां, संसद सदस्यों की जो अयोग्यता संबंधित विवाद होते हैं उन पर जो अथॉरिटी डिसीजन लेने की है वह आपके राष्ट्रपति महोदय को है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? मित्रों, यहां पर आपको यह भाषा शैली पर भी ध्यान देना है कि बहुत ही जटिल भाषा शैली आपसे बनाई जाती है एग्जामिनेशंस में, लेकिन कितनी भी जटिल भाषा शैली हो आप लोग सही जवाब देंगे। सांसदों का जो वेतन है उसका निर्धारण कौन करता है? निर्माण मतलब निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद, आपको बताना है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद। जी हां, बहुतों के सही जवाब हैं। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। जुड़े रहें, इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। वो दिन दूर नहीं जब आगामी परीक्षा, जब भी परीक्षा होगी जे वैश्विक महामारी, वैश्विक आपदा के बाद, तो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, सफल जरूर होंगे। संसद के पास फुल अथॉरिटी है कि वह संसद के जो सदस्य हैं, सांसद महोदय हैं, उनके वेतन का निर्धारण करेगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होना चाहिए या होता है? मित्रों, यहां पर यह पूछा जा रहा है अगर संसद में 2 अधिवेशन हैं, उनके बीच में जो अंतराल होगा वह अधिकतम कितना हो सकता है? 2 माह, 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जी हां, 6 माह। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? मित्रों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। 2 बार, 1 बार, 5 बार, 6 बार, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए। इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। जी हां, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 बार। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? मित्रों, कितना यहां पर घुमाया गया है वैधानिक चेंबर की मीटिंग। वैधानिक मतलब विधि से संबंधित जो मीटिंग होती है, अर्थात संसद, पार्लियामेंट, उसमें आवश्यक गणपूर्ति अर्थात कोरम, यानी कि संसद के कुल कितने सदस्य पहुंचेंगे तब व्यवस्था सुचारू रूप से आगे चलेगी। 1/10, 1/6, 1/4, 1/3। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जी हां, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/10, यानी कि 1/10 लोग अगर उपस्थित होते हैं, गणपूर्ति यानी कि मंत्री गण, गणपूर्ति कोरम कहलाती है और यहां पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। इसी के साथ आगे प्रश्न भी बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? सोच समझ के मित्रों जवाब देना है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन आप लोगों को एकदम क्लियर करना है, लेक्चर को भी पूरा ध्यान से सुनना है। कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जा सकता है। कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदन का कोरम पूरा ना होने पर भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। अब आपको सोच समझ के इसका जवाब देना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जी हां। कोरम का जो कथन है, कोरम से संबंधित जो कथन है, कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य निर्धारित किए गए हैं और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। 55 और 25 सदस्य अगर संसद में उपस्थित हैं तो हम किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर चर्चा कर सकते हैं, उसको पारित करवा सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? भारत की जो संचित निधि है उससे जो धन यानी कि पैसा निकाला जाता है उस पर नियंत्रण किसका होता है? अथॉरिटी किसकी होती है? कंट्रोल किसका होता है? आपको बताना है। संसद का, लोकसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति का? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसद। जी हां, संसद की बिना अनुमति के संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है, 1 रुपया भी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? मित्रों, महत्वपूर्ण सवाल है, आपका जूनियर असिस्टेंट में इस बार पूछा भी गया था। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है और हमारे संस्था के विद्यार्थियों ने इसको बहुत ही सटीक तरीके से सॉल्व किया था। 115, 183, 221, 249। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 249 अर्थात ऑप्शन डी। जी हां, ऑप्शन डी के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य सूची का कोई भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है यदि राज्यसभा यानी कि राज्य सरकार उस पर पहल करे। राज्य सरकार यदि उस पर पहल करे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अधीन विधानसभा की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वही किसके अधीन होती हैं, किसके निहित होती हैं, किसका पावर होता है उस पे, कौन उस पे अधिकार जमा के रख सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यसभा? इसका सही जवाब होगा आपका संसद, ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक होगा जिसको संसद यानी कि पार्लियामेंट में दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग एक एक करके बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। जी हां, विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हों, विकल्प बी और विकल्प सी दोनों? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। विकल्प बी और विकल्प सी दोनों, या ए या बी या सी? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। जी हां, एक सदन में कोई विधेयक पारित हो जाए, दूसरा अस्वीकार कर दे, ऐसी स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन, और विधेयक के संदर्भ में अगर दोनों सदन असहमत हो तो ऐसी स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है और बुलाया जा सकता है। मित्रों, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? रिपीट कर रहा हूं, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक? इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। आपका 33वां सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, और इसका सही जवाब है साधारण विधेयक। जी हां, साधारण विधेयक आपका सही जवाब होगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जी हां, संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होता है? रिपीट कर रहा हूं, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होता है? चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? मित्रों, कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं आपके देश भारत, स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार। कितनी बार? 4 बार। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको कि दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जी हां, बहुत सही, लगभग लोगों के सही जवाब हैं और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जी हां, सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अग्रलिखित में से वह कौन व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी संसद को संबोधित कर सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त? जल्दी जल्दी जवाब दें, इसका सही जवाब होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपके भारत के महान न्यायवादी संसद के सदस्य नहीं हैं फिर भी संबोधित करने की शक्ति रखते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद की कार्रवाई में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, दोनों, इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। जी हां, प्रश्नकाल आपका सही जवाब है, प्रथम विषय होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा यानी कि शून्यकाल, चर्चा काल, प्रश्नकाल, इनमें से कौन सा ऐसा काल है जो भारत की देन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब होगा शून्यकाल। जी हां, शून्यकाल भारत की ही देन है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, इसका सही जवाब है शून्यकाल का अर्थ होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। यानी कि कोई मंत्री अगर कोई मामला छिपा रहा है और विशेषाधिकार को भंग कर रहा है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। जी हां, विशेषाधिकार प्रस्ताव इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं, क्योंकि इनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है संसद के सदस्यों को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थाई संसद भारत में कब तक रही। अस्थाई संसद भारत में कब तक रही? 1947, 1950, 1951, 1952। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 1952। जी हां, अस्थाई संसद भारत में रही थी। चलते हैं अपने सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ। संसद भवन अर्थात पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था। 1927, 1930, 1937, 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1927 में उद्घाटन हुआ था पार्लियामेंट हाउस का। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका सही जवाब होगा लॉर्ड इरविन। जी हां, उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। तो मित्रों, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से संबंधित एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने लोगों ने भी जितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपने विचार रखें। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। और आप लोगों को वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की धारा से संबंधित, आईपीसी से संबंधित सवाल हो तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल भारत सरकार द्वारा दिए हुए निर्देशों का पालन करें, आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना से लड़ेगा इंडिया और कोरोना से जीतेगा इंडिया। जब तक के लिए मैं संतोष कटियार मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।